हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। 3 कृषि कानूनों को लेकर जो भारी विरोध भारत सरकार को झेलना पड़ा था आज से 1-1.5 साल पहले, उससे तो आप सभी लोग परिचित होंगे। और शायद कुछ उन गिने चुने कानूनों में से था जिसको विरोध के कारण सरकार ने वापस ले लिया था। तो 3 कृषि कानूनों के बाद से किसानों का जो विरोध शुरू हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो अभी भी किसी ना किसी प्रारूप में, किसी ना किसी फॉर्म में वो अभी भी चल रहा है। आपने सुना होगा दिल्ली की सीमाओं के पास कहीं ना कहीं किसान प्रदर्शन करते रहते हैं। तो ऐसे किसानों के विरोध के माहौल में सरकार क्या लेकर आई है? एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, एक राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क। किस पर? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पर, यानी कि कृषि उत्पाद के विपणन पर एक नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क का सरकार एक ड्राफ्ट लेकर आई है। तो नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क होता क्या है? जब सरकार कहीं एक लॉन्ग टर्म, एक दीर्घकालिक नीति बनाने की सोचती है तो इसको आप नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क कहते हो कि यार आप जो है आगे जाके इसको आधार बना के आप कानून बना सकते हो, कानूनों में संशोधन वगैरह कर सकते हो। तो सरकार की सोच क्या है, सरकार का विचार क्या है, सरकार का लक्ष्य क्या है, यह यहां पर स्पष्ट होता है। तो ये जो ड्राफ्ट सरकार लेकर आई है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को लेकर, ये ड्राफ्ट जो है इसको लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। बहुत सारे किसान नेताओं ने और पंजाब की सरकार ने एक बार फिर से खुलकर इसका विरोध कर दिया है और यह कहा है कि सरकार उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेकर इनडायरेक्टली, यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पे फिर से वही कानून इस फ्रेमवर्क के तहत वापस लाने का प्रयास कर रही है। सर, इस ड्राफ्ट में और जो कृषि कानून है उनमें कुछ समानताएं हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हालांकि कुछ फर्क भी हैं। तो अगले 5-7 मिनट में मैं आपको केवल यह बता दूंगा कि यार इनमें ये ड्राफ्ट फ्रेमवर्क वास्तविकता में कहता क्या है और कृषि कानूनों से इसकी क्या समानता है, क्या फर्क है, ये मैं आपको एक बार अगले 5-7 मिनट में केवल समझा दूंगा। लेकिन ये शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप 2026 या 27 में यूपीएससी की परीक्षा देने वाले हैं तो एजे लाइव कोड लगाकर आप हमारे P2I बैच या फिर लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ सकते हैं। 26,999 में आपको P2I बैच मिल जाएगा, 32,999 में आपको लॉन्ग टर्म बैच मिल जाएगा। तो इनमें से जो भी आपका वर्ष हो सूटेबल, उसमें आप इस बैच से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान करें। याद रखिएगा कि ये प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक आपकी संपूर्ण तैयारी कराएगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी से एक बार अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो भाई सरकार ने क्या किया है अभी, जैसा कि आपको मैंने बताया, कृषि उत्पाद के विपणन एक थोड़ा सा मुश्किल शब्द होता है। इसका मतलब होता है मार्केटिंग मतलब आसानी से बेच पाना, है ना। मार्केटिंग तो आप सबने सुना होगा शब्द। मार्केटिंग मतलब होता है किसी चीज को बेचना, ठीक है, यह मार्केटिंग कहलाता है। तो कृषि उत्पाद के विपणन के लिए, इसी को हिंदी में हम विपणन कहते हैं, कृषि उत्पाद के विपणन के लिए राष्ट्रीय पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है सरकार लेकर आई है। राष्ट्रीय पॉलिसी यानी कि नीति फ्रेमवर्क सरकार लेकर आई है। अब ये फ्रेमवर्क बहुत सारी अच्छी बातें करता है। फ्रेमवर्क जो है ये कहता है कि भाई देखो, किसानों को हम एक प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी व्यवस्था दें। भाई लक्ष्य क्या है हमारा? आखिरकार किसी भी कृषि की योजना का लक्ष्य होता है हमेशा 2। ये याद रखिए, मैं आपको मोटे मोटे पॉइंट्स बता रहा हूं। आपको कृषि से जुड़े किसी भी सवाल में इसका प्रयोग करना है कि यार किसी भी कृषि की योजना में लक्ष्य होते हैं हमेशा 2। एक, किसान का फायदा, किसान की आय बढ़े, और दूसरा, देश में खाद्य सुरक्षा का संकट ना हो। कभी भी कृषि से जुड़ा कोई सवाल आए, बस यही 2 चीजें आपको चेक करनी है कि इन दोनों में से किसी पर प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। पहला, किसान की आय, और दूसरा, खाद्य सुरक्षा। ये 2 पॉइंट आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं कृषि से जुड़े बिंदुओं पर। ठीक है, याद रखिए, ये सब चीजें काम आती हैं यूपीएससी में। तो इन्होंने इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि किसान को हम एक प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी व्यवस्था दें। देखिए, किसी भी उत्पादक को सबसे ज्यादा फायदा तभी तो होता है जब प्रतिस्पर्धी बाजार हो, है ना, प्रतिस्पर्धी व पारदर्शक। जैसे मान लीजिए किसान को अपना उत्पाद बेचना है लेकिन बस एक ही खरीदार है, तो यार वो एक खरीदार तो जिस दाम पे खरीदेगा किसान को बेचना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत सारे खरीदार हैं तो किसान चुन सकता है कि यार मैं किसको अपना सामान बेचूं, कौन मुझे बेहतर दाम देगा।
दाम कैसे तय किए जा रहे हैं, इसको लेकर भी जो आपकी नीति है अगर वो पारदर्शी है तो ये ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा आपका जो मशीन लर्निंग है, आपका एआई है, ब्लॉकचेन सिस्टम है, ये सारी टेक्नोलॉजी जितनी आपको पता है सबके नाम लिख दो। ये सारे के सारे डिजिटल इनोवेशन पे इस नीति में जोर दिया गया है कि जो पारंपरिक तरीके से उपज की खरीद होती है, इसको मैं एक बार दोबारा लिखता हूं, लैग के कारण बड़ा खराब से लिखा गया, कि एक डिजिटल इनोवेशन जो होता है, डिजिटल इनोवेशन पर जो है सरकार ने कहा है कि हम जोर देंगे, डिजिटल इनोवेशन जो है करेंगे। और इसमें आमतौर पे क्योंकि केंद्र और सरकार में केंद्र और राज्यों में विवाद हुआ रहता है, तो केंद्र और राज्य में हम क्या करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे। केंद्र व राज्य में हम क्या करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे, कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि इनमें आपस में विवाद ना हो पाए। ठीक है, यह बात क्लियर है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि पंजाब की सरकार और किसान नेताओं ने इसका अभी से विरोध करना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा कि भैया ये जो आप कह रहे हो ये सारा का सारा जो है, ये जो आपके 3 कृषि कानून थे बिल्कुल उनके जैसा है। जैसे ये क्या कहता है कि किसान को अपना माल कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता होगी। किसान को जो है अपना माल यानी कि अपना उपज जो है वो कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता होगी। तो 3 कृषि कानूनों में से जो पहला कृषि कानून था, बड़े लंबे लंबे नाम थे यार, क्या था इसका नाम, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, बीच में और भी नंबर सा था उस एक्ट। तो क्या नाम था जो पहला कृषि कानून था, वो क्या था, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। बड़े लंबे लंबे से नाम थे, तो 3 कृषि कानूनों के नाम से ही इसीलिए वो आसानी से जाने जाते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, बीच में और भी 2-3 शब्द थे जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो यह कानून भी यही तो कहता था कि किसान को एपीएमसी में जो अपनी मंडियां होती हैं उनमें सामान बेचने की बजाय वो जहां चाहे वहां बेच सकता है। तो ये कहते हैं वही तो बात हो गई। आपने कृषि कानून में भी यही कहा था कि किसान एपीएमसी में माल नहीं बेचेगा, कहीं और बेचेगा, जहां उसका मन करे वहां बेचेगा, पर एपीएमसी में नहीं बेचेगा। अब भी आप यही कह रहे हो कि किसान जहां मन करेगा वहां माल बेचेगा। पर हालांकि एक बड़ा फर्क यह है कि इस बार सरकार यह नहीं कह रही है कि एपीएमसी समाप्त होगी। यह कानून क्या कह रहा था कि एपीएमसी समाप्त कर दी जाएगी, जबकि यह वाला जो है ये इस बार ये क्या कह रहे हैं कि हम एपीएमसी का आधुनिकीकरण करेंगे। हम क्या करेंगे, एपीएमसी का आधुनिकीकरण करेंगे, और वो भी सामान खरीद सकती हैं, वो भी भाई बिजनेस में रह सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसान के पास विकल्प होगा, चाहे तो एपीएमसी को बेचे चाहे कहीं बाहर बेचे। हम एपीएमसी को मॉडर्न करेंगे, एपीएमसी को बेहतर करेंगे, इस बार सरकार ये कह रही है। पर किसान कह रहे हैं कि ये सब कहने की बातें हैं। लक्ष्य आपका फिर से वही है कि आप एपीएमसी को बंद करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, और चाहते हो कि किसान अपना माल जो है वो खुले बाजार में बेचे। अब इसमें किसान को आपत्ति क्या है, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उस पर खरीद जो होती है वो एपीएमसी में होती है। बात समझ में आई? तो किसान चाहता है कि एपीएमसी जो है वो हमेशा बनी रहे। इसके अलावा दूसरा बिंदु जो है, यह रिपोर्ट क्या कहती है कि कृषि क्षेत्र में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कृषि में निजी निवेश को यह प्रोत्साहित करेगी, कि कृषि क्षेत्र में निजी निवेश किया जाए, इसको प्रोत्साहित करने का यह काम करेगी। यह बात यहां पर कही गई है। ठीक है, इसके जरिए क्या होगा, कृषि में जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसका विकास होगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। यहां पर भी जो आपका दूसरा कृषि कानून था वो बिल्कुल यही कहता था कि आपके कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए हम निजी निवेश को प्रोत्साहित करेंगे। किसान कहते हैं ये दूसरा आपका कृषि कानून आ गया पूरा। किसानों को एक और इसमें बड़ी चुनौती क्या है कि यह नीति भी, याद होगा आपको कृषि कानूनों के विरोध के समय भी, कि किसान कह रहे थे, आपको मैंने उस टाइम पढ़ाया भी था कि किसान ये कह रहे थे बाकी सब ठीक है, अगर आप ये दावा कर दो, अगर आप हमें इसकी गारंटी दे दो कि एमएसपी कंटिन्यू रहेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो बना रहेगा, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार इसके लिए नहीं मानी। तो इस बार भी ये पूरी रिपोर्ट जो है, ये पूरा ड्राफ्ट जो है, ये ड्राफ्ट एमएसपी पर कोई बात नहीं करता। ये थोड़ी एक आश्चर्यजनक और चिंताजनक बात है किसानों के दृष्टिकोण से कि ये एमएसपी पर कोई बात नहीं करता कि एमएसपी जो है वो कैसे तय किया जाएगा,
उसको किस तरह से लागू किया जाएगा, एमएसपी के बारे में ये किसी प्रकार की कोई बात नहीं करता और ये किसानों के लिए फिर से एक बार सबसे बड़ा चिंता का विषय बन गया है। याद रखिए, अभी ये केवल ड्राफ्ट के स्तर पर है और ड्राफ्ट पे सरकार सबके विचार आमंत्रित करती है, लोग अपने विचार देंगे, उसके बाद इस पर चर्चा होगी और जो भी नीति बनेगी उसके आधार पर बनेगी। तो इसको लेकर नाहक बहुत ज्यादा भड़कने की आवश्यकता नहीं है, इसको लेकर नाहक बहुत ज्यादा आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि वास्तविकता में सरकार कह क्या रही है। जो एक संवाद की कमी कृषि कानूनों के समय महसूस हुई थी, क्योंकि कृषि कानूनों में भी मुझे लगता है कि ये जो पूरा विवाद था ये संवाद के जरिए सुलझाया जा सकता था, विश्वास की कमी के कारण ये मुद्दा इतना बढ़ गया था। उसको इस बार भी ये ध्यान रखना चाहिए कि संवाद की कमी जो है इस बार भी इस प्रक्रिया को भी बाधित न कर दे। ठीक है, चलिए इसमें जो भी आगे होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई इस बार आपको 2025 वाला बताता हूं कि आप अगर 2025 में प्रीलिम्स देने वाले हैं तो हमारा जो SIP प्लस बैच है, जो कि बेसिकली हमारा क्रैश कोर्स है, AJ लाइफ कोड लगाकर आप अभी 4,999 में ले सकते हैं। कल से ये आपको 5,999 का मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप 2025 का प्री देने वाले हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है ये अपना रिवीजन करने का, अपने सिलेबस को तैयार करने का। चलिए, तो आज ही AJ लाइफ कोड लगाकर इससे जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।